स्वागत है आपका। गंगा दोपहर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। बड़ी खबर से इस वक्त हम बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं, जहां यूपी एसटीएफ के दफ्तर में कोरोना ने दस्तक दे दी है। पीएसी कमांडोज में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। एसटीएफ दफ्तर को सैनिटाइज कराया जाएगा। बड़ी खबर, इससे पहले डायल 112 में भी इंफेक्शन के मामले बढ़े थे, जो कि हेल्पलाइन नंबर है। और अब बड़ी खबर आ रही है एसटीएफ से जुड़ी हुई, जहां पर एसटीएफ दफ्तर को अब सैनिटाइज कराया जाएगा, क्योंकि पीएसी कमांडोज में कोरोना की पुष्टि हुई है। तो ऐसे में अब पूरे ऑफिस को सैनिटाइजेशन पूरे ऑफिस का कराया जाएगा, ताकि ये संक्रमण और ना फैले। लेकिन बड़ी बात ये कि एसटीएफ में भी अब कोरोना ने दस्तक दे दी है। और अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं यूपी के अंदर चल रहे एक बड़े घमासान की, जो आगरा से लेकर लखनऊ और दिल्ली तक फैला है। एक डीएम और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के बीच का यह घमासान खासा दिलचस्प है। मामला आगरा में कोरोना के चलते होने वाली मौतों से जुड़ा है, जिस पर शह मात का खेल इस वक्त चल रहा है। एक तरफ कांग्रेस ने योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, तो भाजपा भी बिल्कुल मौका चूकने से पीछे नहीं हट रही है। पूरी सरकार डरी हुई है, सच का सामना करना नहीं जानती। मेरठ का, आगरा का क्या हाल है यह पूरा देश जानता है। जो मृत्यु दर है जिस तेजी के साथ बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं देश में सर्वाधिक स्थिति में उत्तर प्रदेश में मृत्यु दर है। जहां तक लगातार भारतीय जनता पार्टी और इनके नेता और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का बयान है, मुझे लगता है कि पहले जो जनपदों से गायब जितने भी सैंपल हैं उन रिपोर्टों को सार्वजनिक करें। जिस तरह मुख्यमंत्री ने स्वतः अपने कार्यालय से जो पत्र स्वास्थ्य विभाग को जारी किया है, उससे स्पष्ट साबित होता है कि ये सरकार आंकड़ों की बाजीगरी में पूरे उत्तर प्रदेश को उलझा कर रखी है। इलाज के कोई इंतजाम नहीं है, जांच में जानबूझ के विलंब किया जा रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों के जीवन के साथ ये सरकार खिलवाड़ करने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी इन विषयों और मुद्दों को लेकर एक बड़ा जन आंदोलन की तैयारी निश्चित रूप से कर रही है, और इस सरकार का चाल, चरित्र और चेहरा उत्तर प्रदेश के सामने लाने का काम करेगी। उधर आगरा के फतेहपुर सीकरी से भाजपा सांसद राजकुमार चाहर ने कांग्रेस पर पलटवार किया है और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर राहुल प्रियंका पर हमला बोला है। हमारे साथ हैं सांसद जी। सांसद जी, आप जिस तरह से ट्विटर वॉर छिड़ा हुआ है और आगरा ही राजनीति का केंद्र बना हुआ है, आपने एक चिट्ठी लिखी है, क्या लिखा है? देखिए, कांग्रेस कमेटी की जो अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी जी, मैंने उनको एक पत्र लिखा है, उनके अध्यक्ष होने के नाते भी, और वो एक माँ है 2 बच्चों की, एक राहुल जी और एक प्रियंका वाड्रा जी। राहुल जी, जब से पाकिस्तान का जब झगड़ा हुआ, हमारे सैनिक जब शहीद हुए थे सीआरपीएफ के, और उसके बाद जब एयर स्ट्राइक की गई पाकिस्तान के अंदर और वहाँ पे आतंकवादियों के अड्डों को ढेर किया गया, पूरी दुनिया ने देखा, सबने जाना। उस समय भी वो सबूत मांग रहे थे, उस समय भी राष्ट्र विरोधी बातें कर रहे थे। आज भी जब चाइना से जिस प्रकार बॉर्डर पर हमारे 20 सैनिक शहीद हुए, मारते मारते मरे, और उनके बारे में भी टिप्पणी करने लग गए, सेना का मनोबल टूटता है। देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे अवसर पर, जबकि चाइना से इतनी गर्माहट का माहौल है, पूरा देश खड़ा हुआ है सरकार के साथ, पूरा देश खड़ा हुआ है नरेंद्र मोदी जी के साथ, कि हम चाइना ने जो किया है गलत किया है, उसके खिलाफ पूरे देश में एक वातावरण बन रहा है, और राहुल जी भाषा बोल रहे हैं चाइना की। तो इस तरह की बार बार उनके द्वारा टिप्पणी करना, उनको आपने देखा होगा सुरेंद्र मोदी करके उन्होंने लिखा, और लिखा कि सरेंडर मोदी। सुरेंद्र का मतलब तो होता है कि भाई जनता के इंद्र सुरेंद्र, तो वो तो जनता के प्रिय हैं ही, तो उनके बारे में। लेकिन इस तरह की अनर्गल बातें, गांधी ने जिस तरह से ट्वीट किया, उसके बाद आगरा के जिलाधिकारी ने नोटिस इशू किया, 24 घंटे में खंडन करने के लिए कहा। फिर से उन्होंने कई सारे ट्वीट की एक लंबी फहरिस्त उन्होंने दिखाई, जो ट्विटर पर नजर आया। उन्होंने 48 घंटे मुख्यमंत्री से जवाब मांगा कि जनता को स्पष्टीकरण दें। देखिए, प्रियंका वाड्रा जी, जो अभी तक पिछले दिनों तक गृहिणी थी, अब राजनीति में आई हैं क्योंकि उनकी घर की पार्टी है, उन्होंने आगरा को लेके बड़ी संवेदनशीलता दिखाई। पहले बॉर्डर पर उन्होंने बसें भेज दी जो खराब थी, राजस्थान से
प्रवासी मजदूरों को लेके उनके घर पे तो उन्होंने भेजा नहीं, लेकिन राजस्थान के बॉर्डर पे हमारे यहाँ सीकरी पे उन्होंने बसें खड़ी कर दी। वो समय उन्होंने झूठ बोल के ड्रामेबाजी करी। अब आगरा में कितने लोग मरे हैं, कितने लोग नहीं मरे हैं, ये सारा आंकड़ा जिला प्रशासन के पास है, सरकार के पास है। ये कह देना कि 48 घंटे में 28 लोगों की मौत हुई है, आगरा को बदनाम करने का काम कर रही है। झूठ का साथ नहीं दीजिए। और इसी को लेकर एक बड़ी कड़ी चिट्ठी सोनिया गांधी को आगरा से ताल्लुक़ रखने वाले फतेहपुर सीकरी के सांसद राजकुमार चाहर जी ने लिखा। और कुल मिला के इनकी चिट्ठी से उस राजनीति में और आग में घी का काम हुआ है। कुल मिला के कहा जाए आगरा इस समय राजनीति का केंद्र बिंदु बना हुआ है। लगातार कोरोना पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। तो कोरोना काल में आगरा में बड़ी लापरवाही सामने आई है। गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रहे वाइन शॉप मालिक। जुनून मॉडल वाइन शॉप में शराब पिलाई जा रही है। सरकार ने गाइडलाइंस जारी करके रोक लगाई थी, लेकिन देखिए वहां पर कैसे सरेआम धज्जियां उड़ रही हैं। लोग बाकायदा वहां पर बैठे हैं और वहां बैठकर वो लोग लिकर का सेवन कर रहे हैं। जुनून मॉडल वाइन शॉप है इसका नाम, और आप तस्वीरें देखिए जो निकलकर सामने आई हैं। सरकार ने साफ रोक लगाई है, इस तरह से वहां कोई बैठकर नहीं पी सकता है, लेकिन ये लोग फिर भी वहां पर हैं। बाकायदा अरेंजमेंट है, टेबल कुर्सियां लगी हुई हैं, लोग भी वहां पर बैठे हुए हैं और बैठकर वहां पर लिकर पिया जा रहा है। तो बड़ा सवाल उठ रहा है कि जब सरकार की ये गाइडलाइंस हैं तो आखिर कैसे कर सकते हैं ये लिकर मालिक इस तरह से। वाइन शॉप के मालिक कैसे सरकारी गाइडलाइंस के धज्जियां उड़ा रहे हैं, ये तस्वीर साफ तौर पर बता रही है। तो आगरा में ये बड़ी लापरवाही है। एक तरफ यहाँ मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, लोगों की मौतें हुई हैं, उस पर राजनीति भी चल रही है, सवाल सरकार से पूछे जा रहे हैं, लेकिन उसी आगरा में देखिए यहाँ वाइन शॉप मालिक क्या करते दिखाई दे रहे हैं। गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं। लोग अंदर बैठे हैं, बाकायदा वहां पे पहुंचे हैं और वहीं बैठकर पूरा लिकर का आनंद लिया जा रहा है। वहीं तेल की कीमतों में लगातार जबरदस्त इजाफा हो रहा है। आज 18वें दिन डीजल के दामों में 48 पैसे की बढ़ोतरी हुई, जिसके बाद डीजल इतिहास में पहली बार इतना महंगा हो गया कि पेट्रोल के दाम को पीछे छोड़ दिया और एक नया रिकॉर्ड बना दिया। असल में बीते 17 दिनों से लगातार तेल के दामों में बढ़ोतरी के बाद आज 18वें दिन दिल्ली में डीजल के भाव पेट्रोल से 12 पैसे ज्यादा हो गए, जिससे एक नया रिकॉर्ड बन गया। दिल्ली में पेट्रोल के भाव 79 रुपए 76 पैसे प्रति लीटर हैं, जबकि डीजल का दाम बढ़कर 79 रुपए 88 पैसे प्रति लीटर हो गया है। तो आखिर क्यों बढ़ रहे हैं दाम? कच्चा तेल जो खरीदता है उसके बाद भारत के अंदर उस पर ड्यूटी लगाई जाती है और तब वो आम बाजार में पहुंचता है। 9 जून को भारतीय बास्केट की कीमत $40 प्रति बैरल हुई, कुछ पैसे आगे। रुपए के मुकाबले डॉलर के महंगा होने से भुगतान का बोझ सरकार पर पड़ रहा है। कोरोना से जब कच्चा तेल बेहद सस्ता हुआ है तो भारत में टैक्स के कारण ये महंगा हो रहा है। आज की महामारी में जहां लोगों को राहत मिलना चाहिए, किसान को, गरीब को, मध्यम वर्गीय को, व्यापारी को, आम आदमी को, कहीं ना कहीं ये सरकार लोगों के जेब से जबरन पैसा छीनने का काम कर रही है। ये सरकार पूरी तरह लोगों के कमर को तोड़ रही है। महंगाई पूरे देश में जिस तेजी से बढ़ती जा रही है, देश के लोगों के ऊपर संकट का बादल धीरे धीरे छाता जा रहा है। यह सरकार डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाकर अपने असली चेहरे को उजागर करने का काम। उधर कांग्रेस ने बढ़ती कीमतों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। काशी में भी पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़े दामों को लेकर आज कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने बैलगाड़ी से कार खींचकर सड़क पर निकाली और विरोध जताकर कीमतों में हुए इजाफे को वापस लेने की मांग की है। तो जैसे ही पेट्रोल डीजल में जो दाम थे वो बढ़ते बढ़ते लिमिट को पार कर गए, डीजल अब महंगा हो चला पेट्रोल से, कांग्रेस ने इस पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बैलगाड़ी खींचकर यह सांकेतिक प्रदर्शन कांग्रेस ने किया कि अब तो वो जमाना आ गया है कि लोग अब क्या बैलगाड़ी से चलेंगे, क्योंकि पेट्रोल डीजल कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में बढ़ी हुई जो कीमतें उसको वापस लेने की मांग अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई है। पेट्रोल और डीजल की मूल्य वृद्धि के बाद अब कांग्रेस का प्रतीकात्मक विरोध। अब देखिए, बैलगाड़ी से कार को खींचा जा रहा है। ये विरोध पेट्रोल और डीजल की महंगाई को दर्शाने के लिए, आप देखिए पूर्व सांसद राजेश मिश्रा जी हमारे साथ हैं। किस तरह का विरोध, क्या दर्शाना चाहते हैं? देखिए, इंटरनेशनल मार्केट में
इंटरनेशनल मार्केट में प्रतिदिन डीजल और पेट्रोल का दाम कम हो रहा है। जो क्रूड ऑयल है उसका दाम सबसे ज़्यादा आज की तारीख में कम है और हिंदुस्तान में प्रतिदिन डीजल और पेट्रोल का दाम आसमान छू रहा है। मेरे सामने ये चार्ट है, प्रतिदिन कितना बढ़ा है वो इसमें दर्शाता है। 22 जून तक का ये रिकॉर्ड है। पहली बार हिंदुस्तान में 70 सालों में डीजल और पेट्रोल दोनों एक भाव थे और इससे महंगाई बढ़ेगी। जनता कोरोना के पीरियड में अपने आप त्रस्त है महंगाई से। ये महंगाई और ज़्यादा बढ़ती जाएगी और इसका रिजल्ट ये होगा कि बेरोजगारी, महंगाई, भूखमरी, मंदी, इंटरनेशनल सीमाओं के आक्रमण पूरी तरह से हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के लोग आज ये अनोखा विरोध प्रदर्शन करके क्या करना चाहते हैं? हम सरकार को ये चेताना चाहते हैं कि आप इस पेट्रोल और डीजल के दाम को कम करिए, कंट्रोल करिए। आप अपने सरकारी खजाने में पैसा नहीं इकट्ठा करिए, जनता को राहत दीजिए। और यदि आप जनता को राहत नहीं देंगे और इसी तरह डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ता जाएगा तो इसका इल्जाम सरकार को भुगतना। यानी संघर्ष अब जमीन पर होगा और विपक्ष अब पेट्रोल और डीजल के महंगे हो रहे दामों को मुद्दा बनाकर सड़क पर उतर रहा है और आगे विरोध और भी प्रबल करने की बात कह रहा है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। दूसरी तरफ रामपुर में पुलिस ने आजम खान के करीबी पर शिकंजा कसा है। आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाहत खान उर्फ शानू को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया यह जा रहा है कि फसाहत खान करीब 25 मुकदमों को लेकर पुलिस के रडार पे था और आखिरकार पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। तो आजम खान का करीबी है फसाहत खान उर्फ सोनू। करीब 25 मुकदमे उस पर दर्ज हैं जिसे लेकर पुलिस को उसकी तलाश थी और आजम खान का वो मीडिया प्रभारी रह चुका है। चीन के उकसावे में आकर नेपाल अब भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगा है। अब नेपाल की नई चाल है उसका नागरिकता संशोधन विधेयक, जिसको लेकर विरोध के स्वर भी उठ रहे हैं और प्रदर्शन हो रहा है। नेपाल के इस बिल का विरोध वहां के भैरवा समेत कई जिलों में हुआ है। भारतीय मूल के लोगों ने नेपाल सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई है और विरोध में सभा भी निकाली है। भैरवा में सड़क पर विरोध जुलूस निकाला गया है। इस प्रभावित संशोधन वापस लेने की मांग की गई है। प्रस्तावित संशोधन के बाद नेपाल में शादी करने वाली किसी भी विदेशी महिला को नागरिकता के लिए 7 साल का इंतजार करना होगा। हालांकि ये नया नियम सभी देशों की महिलाओं पर लागू होगा, लेकिन हाल में बिगड़े रिश्तों के मद्देनजर बहुत से लोगों का यह मानना है कि यह भारत को निशाना बनाने के लिए किया गया है। इस कानून के बाद नेपाल में करने वाली भारतीय लड़की को 7 साल बाद नागरिकता मिलेगी और तब तक सरकारी नौकरी की उम्र करीब करीब खत्म हो चुकी होगी। तो भारत से शादी करके जो बहुएं आती थी यहाँ पर, उनको आने के साथ नागरिकता देने का जो काम चल रहा है और जो हो रहा है, यही हो हमारा तर्क है। लेकिन वो जो सत्ता पक्ष ने जो बात कहा है कि आने के 7 वर्ष बाद नागरिकता देना चाहिए, उस चीज़ को हम लोग सड़क से लेकर सदन तक ये आवाज़ उठा रहे हैं। देखिए, नेपाल और भारत के बीच सदियों का रोटी बेटी का संबंध है और जो कि नई सरकार आने की वजह से नेपाल में कहा जा रहा है कि जो भारतीय लड़कियों की शादी नेपाल में होगी उसमें 7 साल बाद उन्हें नागरिकता दिया जाएगा, और जो कि पहले ऐसा कुछ नहीं था। अगर भारत लड़कियों की शादी नेपाल में होती थी तो तुरंत नागरिकता दिया जाता था, और इंडिया की लड़कियों की और नेपाल की लड़कियों की शादी अगर इंडिया में होती थी तो तुरंत उन्हें इंडिया का नागरिकता दिया जाता था। और ये देसी भाई लोग इसकी विरोध भी कर रहे हैं और हम ये सरकार से अपील करते हैं कि इस बिल को जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए। और उधर नोएडा के सेक्टर 74 में केप टाउन सोसाइटी में देर रात शराबियों ने खूब उपद्रव किया। यहां गेट नंबर 1 पर किराएदारों ने हंगामा किया और तोड़फोड़ की, साथ ही गार्ड से भी मारपीट की। असल में गार्ड ने तेज रफ्तार से सोसाइटी में आ रही कारों को रुकने का इशारा किया था, जो कार सवार युवकों को नागवार गुजरा और उन्होंने मारपीट और तोड़फोड़ कर डाली। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो आप तस्वीरें देखिए, तेज रफ्तार से ये कार आ रही थी जिसमें हुल्लड़ मचाते हुए कुछ नौजवान गार्ड को दिखे और उसने इन्हें रोकने की कोशिश की, पर ये लोग देखिए किस तरह हंगामे पर उतर आए। उन्होंने पत्थरबाजी की, पत्थर फेंके, तोड़फोड़ मचाई। जो गार्ड रूम बना होता है जहां पर गार्ड मौजूद होते हैं, वहां की खिड़कियों पर इन्होंने पत्थर फेंके और गार्ड के साथ भी बदसलूकी की। सोसाइटी में तेज रफ्तार कार लाने से मना करने पर यह हरकत इन्होंने की है, जिसके बाद पुलिस ने इसी फुटेज के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई को की जा रहे हैं।
अमरोहा में शादी समारोह में जा रहे युवक को 3 बाइक सवार बदमाशों ने अपहरण कर बंधक बना लिया और उसे जंगल में ले जाकर मारपीट भी की। बाद में युवक के साथ मारपीट का वीडियो टिकटॉक पर वायरल कर दिया। अब पीड़ित ने थाने में बदमाशों के खिलाफ तहरीर दी है। अमरोहा के थाना गजरौला क्षेत्र के फाजलपुर का यह मामला है। तो बदमाशों ने जंगल में ले जाकर इस युवक की पिटाई की है, जिसके बाद इसका वीडियो टिकटॉक ऐप पर वायरल कर दिया गया। बाकायदा इसको बंधक बनाया गया और फिर लोगों ने इसको बुरी तरह पीटा है और पूरी मारपीट का यह वीडियो वायरल कर दिया गया। इसको टिकटॉक पर डाल दिया किसी ने। और अब जो खबर आ रही है वो अलीगढ़ से है। यहां पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है जो जटारी के खेड़िया खुर्द गांव का बताया जा रहा है। इस वीडियो में एक पति अपनी पत्नी को बेरहमी से पीट रहा है। बता दें कि आरोपी ने झारखंड की रहने वाली इस महिला से कुछ साल पहले शादी की थी। अब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये पति बुरी तरह बेरहमी से अपनी पत्नी को पीट रहा था। नीचे फर्श पर पड़ा छोटा बच्चा रो रहा है, लेकिन फिर भी ये इस तरह से अपनी बीवी को पीट रहा है। ये वीडियो वायरल हुआ था और जिसके बाद पुलिस ने अब आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को देख रहे थे और यही सब कह रहे थे कि पुलिस को फौरन इस आदमी को पकड़ना चाहिए, इसको गिरफ्तार करना चाहिए। और अब खबर ये आ रही है कि ये वीडियो जो है वो वायरल हुआ और उसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है इस शख्स को। उधर मऊ में रहने वाले सेना के जवान के घर में चोरों ने घुसकर लाखों के गहनों पर हाथ साफ कर लिया, जिसकी पूरी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई है। बताया यह जा रहा है कि बदमाशों ने करीब 10 लाख रुपए के गहने चोरी कर लिए, जिसकी जानकारी सुबह जब परिजनों को हुई तो हड़कंप मच गया। बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है। कन्नौज में एक बार फिर से हर्ष फायरिंग की घटना सामने आई। यहां एक विवाह समारोह के दौरान हो रहे तिलक में हर्ष फायरिंग की गई, जिससे बड़ा हादसा भी हो गया। फायरिंग में गोली पुरोहित विनय पांडे को जा लगी, जिसके बाद हर्ष फायरिंग में पुरोहित विनय पांडे को ये गोली लगी। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया और नाजुक उनकी हालत थी, जिसे देखते हुए उन्हें कानपुर रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि गोली चलाने वाले बाराती नशे में थे और फिलहाल पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में भी ले लिया है। हर्ष फायरिंग में यह बड़ा हादसा हुआ है। शादी समारोह में इस फायरिंग से हड़कंप मचा, जहां ये गोली पुरोहित को जा लगी, जिनकी हालत इस वक्त नाजुक बताई जा रही है। गंभीर हालत में उन्हें कानपुर रेफर किया गया है। उधर सहारनपुर में बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है। दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर यह बड़ा हादसा हुआ है। टाटा मैजिक के परखच्चे उड़ गए हैं। एक एक्सीडेंट यहां पर हुआ है, ड्राइवर की मौत जिसमें हो गई है। गाड़ी काटकर मृतक ड्राइवर के शव को बाहर निकाला गया। तो आप अंदाजा लगाइए गाड़ी की हालत का। बिहारीगढ़ के सुंदरपुर चौक के पास यह हादसा हुआ, जहां पर एक टाटा मैजिक हादसे का शिकार हुई और पूरी तरह जो उसका अगला हिस्सा था उसके परखच्चे उड़ गए। ड्राइवर की मौत हो गई एट द स्पॉट और उसके शव को ये टाटा मैजिक को काटकर निकाला गया। और अब खबर मौसम से जुड़ी हुई। मौसम विभाग ने जैसी आशंका जताई थी ठीक वैसा ही हुआ। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह जोरदार बारिश शुरू हो गई, जिससे लोगों को थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन उनकी परेशानी भी बढ़ गई है। आपको सुहावने मौसम की 5 तस्वीरें दिखाते हैं। दिल्ली के अलावा यूपी में पूरब से पश्चिम तक आसमान से बारिश बरसी है। कुल मिलाकर अब मानसून ने दस्तक दे दी है। तो 5 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह मानसून ने दस्तक दे दी है। दिल्ली एनसीआर में जैसा मौसम विभाग ने अनुमान लगाया था, झमाझम बारिश हुई है। इसी के साथ यहां रुकने छोटे से ब्रेक के लिए कहीं मत जाएगा। लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे स्पेशल बुलेटिन मूक बधिरों के लिए समाचार।